बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम 3.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। जो लास्ट एक्सरसाइज थी हमारी 3.2 उसके अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था। डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हुए हमने उस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अब इस एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है दैट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स के दो मेथड्स हैं। नंबर 1 इज डॉट प्रोडक्ट, नंबर 2 इज क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली वो स्केलर प्रोडक्ट भी है हमारे पास, यानी दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। लेकिन जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, या इन अदर वर्ड्स उसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। यही मेन डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। वहां पर हमें स्केलर मिलता था, यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के अंदर, तो वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिला करेगी। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। वहां पर तो हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या सीखा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जे के कंपोनेंट को के कंपोनेंट आई के कंपोनेंट को आई के साथ, जे के कंपोनेंट को जे के साथ और के कंपोनेंट को के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम अप करे तो हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड है फाइंड हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये 3/3 के डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व किया जाता है। डिटर्मिनेंट को हमने सेकंड चैप्टर के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिकली ये फॉर्मूला है हमारे पास A क्रॉस B। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जो R1 है उसमें I, J और K ये कंपोनेंट्स होंगे, यूनिट वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशंस आएंगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रो होगी उसमें जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट लिखे जाएंगे। जैसे कि A के कंपोनेंट क्या है, A1, A2, A3, यहां पर आ जाएगा R2 के अंदर A के कंपोनेंट्स। सेकंड वेक्टर जो B है हमारे पास उसके वेक्टर हमारे कंपोनेंट के B1, B2, B3 वो R3 के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और उसको एक्सपैंड करेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बड़ा इजी मेथड है। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ की पॉइंट्स बताता चलूं। ये साथ साथ हमने डिस्कस करनी है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो हमने सिर्फ इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। जब कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कंडीशन, इसको कहां पर हम यूटिलाइज करेंगे, ये कंडीशन क्या है और कहां पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही मैं आपको इन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक तो काम करना है कि A क्रॉस B निकालना है, दूसरा निकालना है B क्रॉस A, यानी कि A क्रॉस B भी निकालना है और B क्रॉस A भी फाइंड आउट करना है। जब हम ये दोनों फाइंड आउट कर लें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो स्टेटमेंट है हमारे पास, फिर आपने चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है या नहीं। वेक्टर्स के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ये एंटी कॉमोटेटिव होता है, डॉट कॉमोटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर A डॉट B बराबर होता है B डॉट A के, ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के अंदर सेटिस्फाइड करती है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये सेटिस्फाइड नहीं करती, ये एंटी कॉमोटेटिव होता है, क्योंकि ये वेक्टर है। वेक्टर की अगर डायरेक्शन इस जानिब है तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साथ में नेगेटिव साइन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने एक तो ये सॉल्व करना है इस फॉर्मूले की मदद से, और दूसरा चेकआउट करना है कि वेरीफाइड करना है कि A क्रॉस B बराबर होगा माइनस B क्रॉस A के बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास ये दो वेक्टर्स गिवन है A एंड B। अब मुझे A क्रॉस B फाइंड आउट करना है और B क्रॉस A। पहले मैं A क्रॉस B फाइंड आउट करूंगा इस फॉर्मूले की मदद से। मैंने नोटेशंस लिख ली हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि सॉल्व कैसे किया जाता है इसे, ठीक है। डिटर्मिनेंट पहले ही पढ़ चुके हैं, उसको अब डिटेल के साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा आइडिया बता दूंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए ये मेरे पास A क्रॉस B है, यहां पर A के कंपोनेंट लिखने हैं और यहां पर B के कंपोनेंट। तो A के कंपोनेंट मेरे पास क्या है 2,
और 1 और -1। इधर b के कंपोनेंट्स लिखने हैं तो आ जाएगा 1 -3 और 7 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, पहला काम तो ये करना है, जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट यहां पे लिखे जाएंगे, जो सेकंड वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट्स R3 के अंदर लिखे जाते हैं। अब इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं। R1 से जब एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट एंट्री क्या है, आई, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना, तो इसका डिटर्मिनेंट हमें लिखना होता है, इसका आई के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ना होता है और इसको लिखना होता है। ये आ जाएगा 1 -3 -1 और 7 के बराबर। उसके बाद आई के बाद हम लिखते हैं -j। अब j के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ना पड़ता है, तो यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 1। लास्ट में प्लस के, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। R3 की फर्स्ट एंट्री, R1 की लास्ट एंट्री के k, अब k के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दे, तो ये क्या बच जाएगा 2, इधर लिखना था हमने -1 और 7, क्योंकि ये रो और ये कॉलम छोड़ा था हमने। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 1 1 -3। अब तो ये डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2/2 का, इसको सॉल्व करना आता है हमें। बाहर तो आई आ जाएगा हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7, माइनस फार्मूले का होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये चीज आ जाएगी। -j, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 14, माइनस फार्मूले का 1 -1 ये होता है -1, माइनस माइनस का हो जाएगा +1, प्लस ये k आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम अपना आंसर चेकआउट करते हैं, तो ये बनेगा 4i और -15j और ये आ जाएगा हमारे पास -7k। इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में कहा आपने a क्रॉस b निकालना है, पहले वो मैंने फाइंड आउट कर लिया a क्रॉस b, उसके बाद b क्रॉस a निकालना है। b क्रॉस a निकालने के बाद चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है कि नहीं, एंटी कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी, कॉमोडेटिव नहीं एंटी कॉमोडेटिव। अब देखिए यहां पर पहला वेक्टर क्या है b क्रॉस a निकालना है, फार्मूला यही लगेगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट का आएगा 3/3 का। अब पहला R2 के अंदर हमने b के कंपोनेंट्स लिखने हैं और R3 के अंदर a के कंपोनेंट्स लिखने हैं। अब इसके मुताबिक लिखेंगे, इधर a पहले था, a के कंपोनेंट b बाद में था, उसके बाद b के कंपोनेंट b पहले है, अब b के कंपोनेंट वो क्या आ जाएगा 1 -3 और 7, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 2 1 -1, ठीक है, ये आ चुका। अब इसको एक्सपेंड करते हैं R1, यानी R1 से हमने एक्सपेंड करना है, इसे R1 से एक्सपेंड करना, तो फर्स्ट एंट्री आई है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, ये वाली एक्सपेंशन बनेगी -3 1 7 -1। अब R1 की नेक्स्ट एंट्री क्या j, लेकिन माइनस फार्मूले का होता है, इस j के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दे, ये आ जाएगा 1 और ये 2 और ये 7 -1, हमने ये कॉलम छोड़ दिया, ये एंट्रीज लिखी ये वाली। अब k के कोरस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, इन टर्म्स को लिखना है हमने, ये 1 2 -3 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा i बराबर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये तो हो जाएगा 3, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 7, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरे पास सॉरी ये -1 बनेगा, माइनस फार्मूले का 2 7 14, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1, माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -6, माइनस माइनस का हो जाएगा +6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बचेगा -4i, इसको सोल्व करेंगे तो +15j, क्योंकि माइनस है, इसका आंसर -15 आना है, तो माइनस माइनस +15, तो ये आ जाएगा +15 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये 7j के बराबर, ये आ गया मेरे पास b क्रॉस a। इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है कि a क्रॉस b बराबर होगा -b क्रॉस a, तो इसको मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा इसके बराबर, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा 4i -15j -7k, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -b क्रॉस a बनेगा, और एक इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, ये तो a क्रॉस b के बराबर है, तो इट्स मीन ये हमने साबित कर दिया कि a क्रॉस b इक्वल होता है -b क्रॉस a, एनी टू वेक्टर जो हमें गिवन थे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें a और b की वैल्यू मुझे ये गिवन है,
ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं यहां पर ए के कंपोनेंट लिखूंगा। तो ए के कंपोनेंट क्या है 7 3 और ये क्या आ जाएगा 9, और बी के कंपोनेंट इस रो के अंदर लिखेंगे, वो क्या हमारे पास 2 -3 और 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास बी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे यहां पर। अब इसको यहां पर एक्सपेंड करते हैं ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी को एक्सपेंड करना है R1 से, तो मैंने एक्सपेंशन पहले लिख दी है। तो पहले आई मींस ये आई के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये क्या आ जाएगा -3। ये क्या बनेगा 9 1 और ये आ जाएगा ये। उसके बाद -j के ये कॉलम और ये रो छोड़ दें तो क्या बचेगा हमारे पास 7 2 9 1 आ जाएगा हमारे पास। और R1 की लास्ट एंट्री के के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दें तो ये बचेगा 7 2 3 -3। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा i, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 3 माइनस फॉर्मूले का 27 -27 बनता है तो +27 आएगा हमारे पास। -j इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस फॉर्मूले का 2 9 18 प्लस k, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा मेरे पास -21 तो -2 3 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 30i और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 2 18 बनता है और ये 11 j के बराबर। माइनस आता है तो माइनस प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -27 k के बराबर। तो a क्रॉस b हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बिल्कुल इसी तरह b क्रॉस a, तो पहले यहां पर b की एंट्रीज लिखेंगे और यहां पर a की एंट्रीज लिखेंगे। तो b की एंट्रीज मेरे पास क्या है, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, टाइम बचा लेते हैं। 2 3 -1 7 3 9 7 3 9, सिर्फ कंपोनेंट रो को इंटरचेंज करना है हमने। अब इसको एक्सपेंड करते हैं R1 से ही, तो R1 से जब एक्सपेंड करना हमने, फर्स्ट एंट्री तो आई है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें तो ये आ जाएगा 3 3 ये 3 यहां पर माइनस की फॉर्म में, ये माइनस है तो -3 है यहां पर, और ये आ जाएगा -1 और 9 के बराबर। जे के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, ये आ जाएगा 2 7 ये बनेगा और ये बनेगा हमारे पास -1 9 के बराबर, और के के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2 7 -3 3। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो आई बाहर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया -27, इसको इसके साथ माइनस प्लस जे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 18 माइनस और ये प्लस हो जाएगा मेरे पास, यहां पर माइनस नहीं है, ये करेक्शन कर लीजिए इसको, और ये -3 ही आएगा हमारे पास, और ये भी माइनस नहीं है तो इट्स मीन ये 7 बनेगा प्लस के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6, इसको इसके साथ माइनस प्लस 21। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -30 के बराबर आता है ये आई। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 जे के बराबर, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 के बराबर। जैसे यहां पर मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेफरेंस में लिख लीजिएगा। माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे बी क्रॉस ए आ रहा है, और जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा 30i माइनस प्लस 11j और -27 के बराबर 27 के। ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करे इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो ये a क्रॉस b के बराबर है, तो इट्स मीन ये भी सेटिस्फाइड कर गया, हेंस प्रूव्ड। हमने साबित कर दिया b क्रॉस a बराबर है -b क्रॉस a के बराबर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें a वेक्टर हमें ये गिवन है, b वेक्टर ये गिवन है। अब a वेक्टर के अंदर सिर्फ i और k कंपोनेंट गिवन है, j कंपोनेंट नहीं, तो j कंपोनेंट 0 लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर का i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट तीनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, लेकिन इसमें j नहीं है तो इसको R2 की जगह इधर आ जाएगा i का कंपोनेंट 1, j कंपोनेंट नहीं है तो 0, k कंपोनेंट -2। अब ये वेक्टर b है, इसमें k कंपोनेंट नहीं है तो k कंपोनेंट 0 का, बाकी दो लिखेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 0 के बराबर।
अब इसको एक्सपैंड करते हैं R1 से, तो R1 से जब एक्सपैंड करें तो I के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, तो देगा 0 2 -2 0 के बराबर। J कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दो, ये आ जाएगा 1 3 -2 0 के बराबर। और लास्ट में K है R1 की वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये आ जाएगा 1 3 0 2 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, I कंपोनेंट मेरे पास आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 के बराबर। माइनस J, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस फार्मूले का, ये बनेगा -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 के बराबर। और लास्ट में क्या बनेगा मेरे पास K कंपोनेंट, तो K कंपोनेंट क्या बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2 -0, तो ये K कंपोनेंट भी साथ आ जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो A क्रॉस B बनेगा, A क्रॉस B वेक्टर, ये हो जाएगा 4I और ये हो जाएगा -6J और ये हो जाएगा +2K के बराबर। ठीक है, A क्रॉस B तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमने फाइंड आउट करना है B क्रॉस A। पहले B के कंपोनेंट्स को लिखेंगे यहाँ पे, फिर A के कंपोनेंट्स को, इनको इंटरचेंज कर देते हैं हम, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0, ये कंपोनेंट्स हमारे पास वही हैं। ये नीचे आ जाएगा 1 0 -2। अब इसको एक्सपैंड करते हैं R1 से, I के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 0 0 -2। J की वैल्यू है, J के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, ये आ जाएगा 3 1 0 -2। अब K के कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ दें, ये आ जाएगा 3 1 2 और 0, ये चीज आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम अपना रिजल्ट ड्राइव करते हैं जो हमने वेरीफाइड करवाना है। तो जब इसको सॉल्व करना है तो I है हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4, ये इसके साथ माइनस फार्मूले का तो ये 0 आ जाएगा, -J इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 और ये क्या हो जाएगा 0 और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास K, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4I और +6J -2K के बराबर। लास्ट स्टेप क्योंकि मुझे ये वेरीफाइड करवाना है तो माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दे, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ये -B क्रॉस A बनेगा और इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, 4I -6J +2K के बराबर। तो ये वेक्टर मेरे पास ये वाला बनता है A क्रॉस B, तो ये A क्रॉस B आ जाएगा, तो ये भी वेरीफाइड हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट के A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करवाई, एंटी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। हमें ये दो वेक्टर्स गिवन है, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये दो वेक्टर्स गिवन है A एंड B, फाइंड A क्रॉस B। फर्स्ट पार्ट तो ये है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया इस फार्मूले की मदद से A क्रॉस B। पहला काम तो ये करना है कि फाइंड A क्रॉस B, जो दो वेक्टर्स हमें दिए गए हैं। उसके बाद उसने कहा कि आपने चेक करना है कि जो A क्रॉस B आप फाइंड आउट करेंगे, जो भी रिजल्ट मिलेगा A क्रॉस B का, वो परपेंडिकुलर होगा A पर B और B पर B। जैसे यहां पर मैंने फिगर ट्रेस की है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। ये जो A और B का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट ले, जो मर्जी वेक्टर हो हमारे पास नॉन जीरो A और B, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो वेक्टर बनता है हमारे पास A क्रॉस B, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू A एंड B। वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है A पर B और B पर B, A क्रॉस B। अब जो परपेंडिकुलर है वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं यहां पर दोबारा। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, अगर वो 0 आ जाए तो दैट्स मीन A इज परपेंडिकुलर टू B के बराबर होता है। तो हमने क्या रिजल्ट ड्राइव करना है, जो हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस B जो भी आए, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, A के साथ, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है,
बी के साथ। यहां पर ये मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको, यानी ए डॉट ए क्रॉस बी वो भी जीरो होना चाहिए और बी डॉट ए क्रॉस बी भी जीरो आंसर आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई तो इट्स मीन कि ए क्रॉस बी, ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो यही चीज हमने चेक करनी है और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमने कैसे निकालना है, यहां पर ए के वेक्टर्स और यहां पर बी के वेक्टर्स लिखने हैं हमने। तो ये आ जाएगा मेरे पास ए के कंपोनेंट 3 -6 और ये आ जाएगा 2 और आ जाएगा 2 -3 4। यहां पर ए के कंपोनेंट लिख दिया और यहां पर बी के कंपोनेंट ए क्रॉस बी के अंदर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं R1 से। जब R1 से एक्सपेंड करेंगे आई के कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ देते, आ जाएगा -6 तो ये आ जाएगा मेरे पास -6 और -3 और ये आ जाएगा 2 और 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जे है, जे के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें 3 2 2 4। अब के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें तो ये क्या बचेगा 3 2 -6 -3। ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया, जैसे कि हम सेकंड चैप्टर के अंदर इसको काफी डिटेल्स के साथ डिस्कस किया है। चलो जी आगे सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा i -24 माइनस फार्मूले का तो -6 बनता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो माइनस माइनस +6 जे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 प्लस के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -9, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले का, ये -12 बनता है तो +12 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करके। अब ये बनता है -18i, ये बनता है 8j प्लस 3k। ये मेरे पास a क्रॉस b आ चुका। अब हमने चेक करना है ये जो a क्रॉस b आया मेरे पास, ये वाला वेक्टर, ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। तो इट्स मीन अगर ये मेरा आंसर 0 आ जाएगा a डॉट a क्रॉस b, तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा a के ऊपर। नाउ टेक दिस वन a डॉट a क्रॉस b, चेकआउट करते हैं जी इसका आंसर 0 आता है कि नहीं आता। पहले a का वेक्टर लिखना, a के कंपोनेंट से आ जाएंगे 3i -6j प्लस 2k, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a क्रॉस b के साथ, -18i -8j प्लस 3k के बराबर। तो ये मल्टीप्लाई करवाते, इसको इसके साथ, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू -18 प्लस -6 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 3, इसको सिंप्लीफाई कर दिया हो जाएगा -54 और जब इसको सिंप्लीफाई करें 48 प्लस 6, इन सबको ऐड करें तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन जब a डॉट a क्रॉस b 0 हो जाए तो 0 आ जाए, तो ये जो a क्रॉस b होगा, ठीक है, तो ये a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, a के ऊपर। ये हमने सेटिस्फाइड करवा दी क्योंकि दोनों चीजें पूछी हैं, a पर भी परपेंडिकुलर चेक करना है और b पर भी परपेंडिकुलर हमें चेक करना है। दूसरा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाएंगे अब, एंड क्या हमारे पास b डॉट a क्रॉस b के बराबर, तो b वेक्टर मेरे पास ये गिवन है, यह आ जाएगा 2i -3j प्लस 4k, डॉट डॉट किसके साथ लेना है, a क्रॉस b के साथ, तो a क्रॉस b की वैल्यू ये -18i -8j प्लस 3k के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, i के कंपोनेंट को i के साथ प्लस j के कंपोनेंट को j के साथ और लास्ट में k के कंपोनेंट को k के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा -36 24 12, इसको भी ऐड अप करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आता है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो a क्रॉस b है आल्सो परपेंडिकुलर टू b। तो यही तो चीज हमने साबित करनी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है a पर भी और b पर भी। तो मैथमेटिकली उनका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 आ जाए तो हमारा रिजल्ट सेटिस्फाइड कर जाता है। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह हम प्रूव करते हैं।
सेकंड पार्ट लेके चलते हैं अब। चले जी, मेरे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, इसमें भी यही काम करना है हमने, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया, तो पहले ए के कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, 4 -2 3, यहां पर एक वेक्टर आ जाएगा और यहां पर वेक्टर बी के कंपोनेंट्स 1 1 -3। अब इसको एक्सपेंड करना है, ये मैंने पहले से एक्सपेंशन किए, तो आई के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दे तो ये आ जाएगा -2 1 3 -3। जे के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दे, 4 1 3 -3। उसके बाद के के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें तो यह आ जाएगा 4 1 -2 1। ये मैंने R1 से एक्सपैंड कर दिया इस डिटर्मिनेंट को। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसे, बाहर आई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस फार्मूले का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। जे वैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 के बराबर। अब ये 3i बचेगा और ये आ जाएगा सोल्व करके +15j, और उसके बाद ये आ जाएगा 6k के बराबर। तो ये A क्रॉस B मेरे पास आ चुका है। अब मुझे ये साबित करना है जो A क्रॉस B आया है ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, तो मींस डॉट प्रोडक्ट चेक करने जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर चेकआउट किए, तो सॉल्व करते हैं। पहले A डॉट A क्रॉस B, ए वेक्टर मेरे पास ये गिवन है 4i 2j प्लस 3k डॉट किसके साथ लेना है, A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या है 3i प्लस 15j प्लस 6k के बराबर। अब डॉट प्रोडक्ट को i के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, कंपोनेंट को 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस j को j के साथ -2 15, लास्ट में k को k के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 30 और ये आ जाएगा 18, और इसका आंसर क्या बनेगा 0। तो इट्स मीन कि A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू A के बराबर। ये फर्स्ट पार्ट हमने सेटिस्फाइड करवा दिया। अब हमने ये पार्ट को भी सेटिस्फाइड करवाना है कि B डॉट लें A क्रॉस B के साथ, ये भी सेटिस्फाइड करता है। एंड B का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A क्रॉस B के साथ जब लेंगे तो पहले B के कंपोनेंट लिखेंगे, B का वेक्टर I j -3k डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A क्रॉस B, वो ये वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 15j, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 6k के बराबर। तो ये सॉल्व करते कंपोनेंट वाइज, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, j का कंपोनेंट इधर 1 है तो इधर 15 है, तो ये आ जाएगा 15, और लास्ट में इधर -3 है, का कंपोनेंट -3 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 15 -18, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0। इट्स मीन अगर ये डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ जाता तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B। तो A क्रॉस B आल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, ये हमेशा सेटिस्फाइड करता है। ये यहां पर हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं राइट हैंड रूल, तो ये राइट हैंड रूल की मदद से उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा था उस वेक्टर A और B की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एंगल साइन एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन 2 वेक्टर्स, यानी 2 वेक्टर्स A एंड B है हमारे पास, इनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है साइन एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो साइन एंगल का रिलेशन है बेसिकली वो इसके इक्विवेलेंट होता है A क्रॉस B, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू डायरेक्शन। ये n यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास जो A क्रॉस B आता है दैट इज नॉर्मल, परपेंडिकुलर का अनदर नेम नॉर्मल भी होता है, इसे नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है हमारे पास, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसकी डायरेक्शन तो या तो अपवर्ड होगी या तो डाउनवर्ड होगी। राइट हैंड रूल से हमारे पास इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड भी होती है हमारे पास और अपवर्ड भी होती है। ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहां से इस फार्मूले से हमने साइन एंगल, लेकिन इस फार्मूले से नहीं, अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले ली जाए बोथ साइड, इसकी भी
और इसकी भी, तो ये रिजल्ट हमें मिलता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर एन है, जब इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं एन यूनिट वेक्टर की तो हमेशा 1 के इक्विवेलेंट आती है। तो हम जब भी साइन एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे साइन एंगल निकालने के लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ना कि ये कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब साइन निकालना है एंगल, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। तो ये मेरे पास स्केलर है और ये मेरे पास वेक्टर है, तो मैं स्केलर वाले फॉर्मूले को यूज करूंगा, ना कि वेक्टर वाले रिलेशंस को। चले स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर है, ए क्रॉस बी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने फाइंड आउट करना सीखा इस फार्मूले की मदद से ए क्रॉस बी। उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इनकी, सॉरी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने इधर लिखा हुआ है, ये 3.1 में हम ये सीख चुके कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंपोनेंट का स्क्वायर फाइंड आउट करके, यानी आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया जाए तो उस वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड आ जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना है, ए और बी, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इधर मेरे पास आ जाएंगे ए वेक्टर और इधर आ जाएंगे बी वेक्टर। तो ये क्या मेरे पास आ जाएगा 2 -4 3, उधर क्या आ जाएगा 1 -3 4। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे फर्स्ट में और सेकंड पार्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। R1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो I के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को छोड़ देना है, तो ये आ जाएगा -4 -3 3 4। J के कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ दें, 2 1 3 4। उसके बाद K के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दें, 2 1 -4 -3 के इक्विवेलेंट। उसके बाद आ जाएगा I, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -16 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -9, तो माइनस माइनस प्लस 9 के बराबर। और ये आ जाएगा J, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 प्लस K कंपोनेंट्स का सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो -6, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा -7I -5J -2K। ये तो ए क्रॉस बी आ चुका है हमारे पास। अब मुझे 3 मैग्नीट्यूड्स निकालनी है, क्योंकि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड चाहिए, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, अगर मुझे साइन एंगल निकालना है उनके दरमियान, ए और बी के दरमियान। नाउ तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड से क्या मुराद होता है, कंपोनेंट का स्क्वायर किया जाता है, -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर और लास्ट में आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरे पास 49 और ये आ जाएगा मेरे पास 25 और ये आ जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करें तो √78 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। एंड उसके बाद हमने कौन सा मैग्नीट्यूड चाहिए, ए मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ए मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, ए वेक्टर ये लिखा हुआ है, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो मेरे पास जो बनता है √29, ये 4 होता है, ये 16 और ये 9, √29 डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद बी मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है हमें, बी मैग्नीट्यूड यानी हमने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, वो बी वेक्टर लिखा है 1 स्क्वायर -3 स्क्वायर और ये आ जाएगा मेरे पास लास्ट में के कंपोनेंट 4 है, 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √26। इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। तीनों मैग्नीट्यूड जब आ जाए, ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग फार्मूला तो मेरे पास ये है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा इसके डिवाइड, तो ये कॉम्बिनेशन मैं यूज करूंगा साइन वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड हम इसी तरह लिखते हैं, लेकिन मुझे साइन एंगल निकालना तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यह आ जाएगा √78, नेक्स्ट √28, सॉरी 29 और 26। तो ये साइन एंगल आ गया
बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम आगे। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उनकी मैग्नीट्यूड्स ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब मेरे पास ये वेक्टर्स हैं, तो पहले मुझे इधर ए के कंपोनेंट्स और इधर बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। 4 -3 2, ये ए के कंपोनेंट्स आ गए, बी के कंपोनेंट्स 3 -7 और 5। अब इसको एक्सपैंड करते हैं R1 से। जब R1 से एक्सपैंड करेंगे, आई के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, पहले आई हमारे पास, तो आ जाएगा -3 -7 2 5। जे के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, 4 3 2 5। और लास्ट में के कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दें, आ जाएगा 4 3 -3 7। और ये आ जाएगा आई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -15 माइनस फार्मूले का, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करने में होता है -14, तो माइनस माइनस प्लस 14 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, माइनस ये चीज आ गई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 20 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये 2 है, ये हो जाएगा 6 प्लस के, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया -28 माइनस फार्मूले का, 3 3 9, तो माइनस माइनस प्लस के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -i के बराबर -14j और माइनस आ जाएगा हमारे पास ये 19k के बराबर। तो ये a क्रॉस b की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें 3 मैग्नीट्यूड चाहिए, a क्रॉस b, a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। तो पहले यहां पर मैं a क्रॉस b मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं। तो जो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड होगी, कंपोनेंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर -19 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 196 और ये आ जाएगा 381। तो ये कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, 3 टाइम्स √62 बनता है। अब हम चेक करेंगे ए मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड से मुराद क्या हो जाएगा, कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट 4 प्लस जे कंपोनेंट -3 और के कंपोनेंट हमारे पास 2 के बराबर है। तो ये बनेगा मेरे पास 16 प्लस 9 प्लस 4 दैट इज √29। लास्ट में हम किसको फाइंड आउट करेंगे, बी मैग्नीट्यूड। बी मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और लास्ट में के कंपोनेंट का 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 25। तो ये फाइनली आ जाएगा √83 के बराबर। तीनों मैग्नीट्यूड्स आ जाएं तो फिर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो बाय यूजिंग साइन एंगल, तो साइन एंगल का क्या फार्मूला है, तो साइन थीटा बराबर होता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो a मैग्नीट्यूड की, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या, 3√62 ओवर √29 और 83 के बराबर। तो ये मेरे पास साइन एंगल आ जाएंगे दोनों पार्ट्स के, फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड अ वेक्टर। हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन है। हमें एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड हमें 5 गिवन है। मैंने सपोज कर लिया आर बी द रिक्वायर्ड वेक्टर एक्स आई वाई जे जी के, ये मुझे फाइंड आउट करना है और इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है। मैग्नीट्यूड से मुराद क्या कि आर मोड किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। एक तो ये कंडीशन गिवन है मुझे और मालूम मुझे ये वेक्टर करना है। फर्दर क्या कहता है, जो वेक्टर फाइंड आउट करना है हमने आर, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी जो वेक्टर आर आपने फाइंड आउट करना है वो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो हमने इन 3 कंडीशंस की मदद से, यानी मैग्नीट्यूड गिवन है उस वेक्टर की जो फाइंड आउट करना है और वो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है, तो इन 3 कंडीशंस की मदद से मुझे ये अननोन वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहां पर हमें मालूम है कि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं
जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो, 0 के बराबर। इन कंडीशंस को मैं यूज करते हुए ये वेक्टर आर फाइंड आउट करूंगा। चले कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले मैं इस कंडीशन को लेके चलता हूं। मुझे एक वेक्टर फाइंड आउट करना है, वो आर वो मैंने लेट कर लिया। आगे मुझे इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है। मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, ए मॉड यानी कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं। तो दिस इंप्लाइज, तो ये मेरे पास आर मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर कंपोनेंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मुझे मैग्नीट्यूड 5 दी है, यहां पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। उसके बाद इधर लिख लीजिएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के बराबर, ये गिवन है हमें। अब मैं स्क्वायर रूट को खत्म कर दूं ताकि हमारे लिए इक्वेशन सिंपल फॉर्म के अंदर बन जाए। जब स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया और रीअरेंज कर दिया। इसको मैंने इधर लिख लिया, इसको मैंने उधर लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर मैंने स्क्वेयरिंग कर दी इसकी। ठीक है, क्योंकि मुझे 3 अननोन नंबर्स फाइंड आउट करने, तो 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी हमें। ये पहली इक्वेशन मैंने बना ली है आर मैग्नीट्यूड 5 की मदद से। अब आते हैं इस कंडीशन आर इज परपेंडिकुलर टू ए। जैसे उसने स्टार्टिंग में बताया था कि जो वेक्टर फाइंड करना वो परपेंडिकुलर है ए पर बी और बी पर बी। सिंस आर इज परपेंडिकुलर टू ए, अगर आर परपेंडिकुलर है ए के ऊपर तो इट्स मीन, तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये कंडीशन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब आर वेक्टर मेरे पास तो ये है, ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट ए वेक्टर में मुझे क्या गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 5k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट हम कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, यानी i को i के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, कंपोनेंट को j कंपोनेंट के साथ, k को k कंपोनेंट के साथ। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय 3 मींस 3x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, i के कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई किया और j का कंपोनेंट इधर -2 है और इधर y है तो -2y बन जाएगा। इधर k का कंपोनेंट 5 है और इधर z है तो 5z बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। एक और इक्वेशन निकालने के बाद हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आल्सो आर आल्सो परपेंडिकुलर टू b, अगर ये परपेंडिकुलर b पर b है तो दिस इंप्लाइज r डॉट b किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन गिवन है, सॉरी परपेंडिकुलर के मुताबिक होती है कंडीशन। r की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट बी वेक्टर हमें क्या दिया है, वो ये दिया है 8i माइनस 2j प्लस के इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट है, i कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8x। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं, 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस तो ये हो जाएगा माइनस। इधर y कंपोनेंट 2 है, इधर ये आ जाएगा, सॉरी j कंपोनेंट 2, इधर j कंपोनेंट y 2y और इधर k कंपोनेंट 1 है और इधर z है तो 1 मल्टीप्लाई बाय z ये हो जाएगा 0। ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे इन 3 इक्वेशंस की मदद से, 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस हैं और तीनों की मदद से मुझे x y और z की वैल्यू निकालेंगे तो तब मुझे x y और z इसमें रिप्लेस करने से वो वेक्टर मिलेगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। चले स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मेरे पास ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये मेरे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये एक्सरसाइज 2.6 के अंदर जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, यानी राइट साइड पे जो नंबर है वो मेरे पास 0 होने चाहिए। एक्स वाई जी की फॉर्म में तो इक्वेशन है, सेकंड भी और थर्ड भी, ये होमोजेनियस है तो इसका सॉल्यूशन हम बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 2.6 को जरा देखिएगा मेरी एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सॉल्व किया है
सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है, सेकंड और थर्ड होमोजीनियस है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? एलिमिनेटिंग 2 एंड 3, एलिमिनेट करना है 2 एंड 3 को, क्या x y और z को एलिमिनेट करना है। क्या तरीका कर रहा है, दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऊपर हम लिखते हैं x और नीचे आता है डिटर्मिनेंट y ओवर डिटर्मिनेंट की फॉर्म और इक्वल z ओवर डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमने x y z की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से, तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है। ऊपर नोमिनेटर में x y z लिखा जाता है, यहां पे डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स बनाने होते हैं हमने। अब देखें, जब मुझे x के नीचे डिटर्मिनेंट बनाना है तो x वाले कोफिशिएंट को मैं नहीं लिखूंगा। किसके कोफिशिएंट लिखने हैं? y और z के कोफिशिएंट। y के कोफिशिएंट इधर क्या -2 और इधर भी क्या है -2, तो ये आ जाएगा -2 और इधर z का कोफिशिएंट 5 और इधर z का कोफिशिएंट 1, तो ये आ जाएगा 5 1। उसके बाद जब मुझे y के नीचे डिटर्मिनेंट बनाना है तो मुझे y वाली टर्म्स नहीं लिखनी, x के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। x के कोफिशिएंट 3 8 और z के कोफिशिएंट 5 1, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। जब मुझे z के नीचे डिटर्मिनेंट बनाना है तो z के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, तो ये आ जाएगा 3 8 -2 -2। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमें x y और z का सॉल्यूशन बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। आगे इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरे पास x ओवर -2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -10 माइनस माइनस का हो जाएगा +10 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ये y है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, डिटर्मिनेंट है ये ऑर्डर 2/2 का। z के नीचे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -16, तो माइनस माइनस +16 हो जाएगा फार्मूले के मुताबिक। और फाइनली मेरे पास जो रेशियो आएगी ये आ जाएगी 8 और ये आ जाएगी 37 और ये आ जाएगा मेरे पास z के बराबर = 10। ये रेशियो आ चुकी है। यहां पर अभी x का सोल्यूशन नहीं आया, हमने इन दो इक्वेशंस की मदद से एक रेशियो बना ली है। अब देखो, जब भी होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो हमें इनफाइनाइट नंबर मिलते हैं, और क्योंकि ये रेशियो है तो रेशियो किसी ना किसी नंबर के इक्विवेलेंट होती है लाजमी सेम, क्योंकि x ओवर 8 y ओवर 37 z ओवर 10 रेशियो है और इक्वलिटी का साइन है, तो जब भी इनको सॉल्व करेंगे तो किसी ना किसी नंबर के बराबर आती है, उसे हम कह देते हैं शेष k के बराबर। अब यहां से मैं k की वैल्यू निकालता हूं। पहले कैसे निकालेंगे, हर एक को लैदा कर लेते हैं। इसके साथ लैदा करेंगे x ओवर 8k y ओवर 8 y ओवर 37 k z ओवर 10 k, और फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, x किसके बराबर आ गया 8k के, y किसके बराबर आ गया 37k के, और z किसके बराबर आ गया 10k के बराबर। इसे क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए, मुझे r वेक्टर के लिए x y और z की वैल्यू चाहिए, लेकिन x y और z की वैल्यू तो आई है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ k का बारे में हमें नहीं मालूम k क्या है हमारे पास। जब तक k नहीं आएगा हमें फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब k कैसे फाइंड आउट करना, देखें, जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी मैग्नीट्यूड से x² y² z² किसके बराबर था 25, x y और z की वैल्यू इसमें रिप्लेस करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो k की वैल्यू आएगी इसमें रिप्लेस करने से हमें x y और z का सॉल्यूशन मिलेगा, फिर इस वेक्टर में पुट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पुट इन, देयरफॉर 2 बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन है, यहां में मैंने x y और z की वैल्यू रिप्लेस करनी, k की वैल्यू निकालने के लिए 8k का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 37k का स्क्वायर प्लस 10k का स्क्वायर किसके बराबर है, ये 25k, तो ये आ जाएगा 25 के बराबर, ये आ जाएगा 64k स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1369k स्क्वायर, ये हो जाएगा 100k
के स्क्वायर और ये आ जाएगा 25 के बराबर। चले जी, इसको जब ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसको जब ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा 1533 के स्क्वायर। तो राइट साइड पे क्या मेरे पास 25 और 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 15333 उधर जाके डिवाइड और 1533। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5 ओवर किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 1533। क्योंकि ये स्क्वायर रूट लेना है तो ये 5 आएगा, इसका स्क्वायर रूट यही बनेगा, डेसिमल में आता वो हमने नहीं लिखना। अब k की वैल्यू इधर पुट करेंगे 1 बाय 1, तब मुझे x की वैल्यू मिलेगी, x, y और z की वैल्यू आ जाए, फिर इस इक्वेशन में रिप्लेस करके हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। देयरफॉर वी हैव इक्वेशन नंबर 4 क्या आ जाएगी मेरे पास, ये मेरे पास 4 इक्वेशन है। x किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 k की वैल्यू ये प्लस माइनस 5 ओवर अंडर रूट 1533। y की वैल्यू मेरे पास क्या है 37 प्लस माइनस 5 ओवर 1533। z किसके बराबर है 10 प्लस माइनस 5 ओवर अंडर रूट 1533 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 40 प्लस माइनस 40 ओवर अंडर रूट 1533 और y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 185, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z हो जाएगा प्लस माइनस 50 ओवर अंडर रूट 1533। अब x, y और z की वैल्यू आ चुकी है, इसमें रिप्लेस करते हैं, इसे क्या देते हैं a इक्वेशन। देयरफॉर a बिकम्स इक्वेशन नंबर a। r किसके बराबर आ गया मेरे पास, x की वैल्यू क्या आई, इधर x है, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 40 ओवर 1533। आई आ जाएगा प्लस माइनस 185 ओवर अंडर रूट 1533 जे के बराबर प्लस माइनस 50 ओवर अंडर रूट 1533। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास इस रिक्वायर्ड वेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, एक्सप्रेस द वेक्टर, इस वेक्टर को एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी जो 5i प्लस 2j माइनस 3 के वेक्टर है, इसे सम ऑफ टू वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेट कर लेते हैं ये u के बराबर है। अगर ये u के बराबर है तो मुझे इस फॉर्म के अंदर इसे स्प्लिट करना है कि u इज इक्वल टू a प्लस बी, सम ऑफ टू वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर। आगे स्टेटमेंट क्या कहता है, वन ऑफ विच इज पैरेलल, जो दो वेक्टर्स होंगे ना उनमें से जो एक वेक्टर होगा a दैट इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा, इस वेक्टर के पैरेलल होगा, इसे मैं कह देता हूं v के बराबर। यानी u को तुमने स्प्लिट करना है एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स a प्लस b की फॉर्म के अंदर, लेकिन जो पहला वेक्टर है a वो पैरेलल होगा इस वेक्टर के 2i माइनस 3j। एक तो ये कंडीशन गिवन है। उसके बाद उसने कहा कि अदर वेक्टर इस परपेंडिकुलर, जो दूसरा वेक्टर होगा b, द अदर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, यानी कि a प्लस b जो स्प्लिट करना है, एक पैरेलल है v के जो ये वाला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है। इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने u को स्प्लिट करना है सम ऑफ टू वेक्टर्स की फॉर्म के अंदर। अब देखिए मेरे पास एक ये कंडीशन है पैरेलल की और एक परपेंडिकुलर की। पैरेलल के लिए हम ये कंडीशन चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स की, कि एक नॉन जीरो स्केलर हमें जरूर मिलता है जो इन दोनों वेक्टर को इक्विवेलेंट रखता है। चले इस स्टेटमेंट को पहले यूज करते हैं, पहली कंडीशन को। तो मैं इस कंडीशन को यूज कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन मैंने क्या है, u ये वेक्टर मैंने सपोज कर लिया, v मैंने ये वेक्टर सपोज कर लिया, b गिवन, ये दो वेक्टर्स गिवन है, लेकिन जो u वेक्टर है उसे हमने स्प्लिट करना है किस फॉर्म के अंदर, a प्लस b की फॉर्म के अंदर, और u की वैल्यू
मेरे पास ये गिवन है, ये मैंने रीराइट कर ली, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया मैंने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में कहते हैं जो पहला वेक्टर है इस पैरेलल टू वी, यानी वी के पैरेलल है, सिंस ए इज पैरेलल टू वी वेक्टर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ये मेरे पास गिवन है, अगर ये है तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल होगा नॉन जीरो स्केलर लैम्डा इक्वल इनटू वी के बराबर। अब मुझे, क्योंकि मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो मुझे स्प्लिट करूंगा, फिर उसका सम अप करेंगे, वो यू के इक्विवेलेंट आता है हमारे पास सोल्यूशन इसका। तो मेरे पास ये लैम्डा है और वी वेक्टर मेरे पास ये फॉर्म के अंदर है 2i माइनस जे प्लस 3k। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो ये मेरे पास ए वेक्टर क्या बनेगा 2i माइनस लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के बराबर। इसे कह देता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। मुझे यू को स्प्लिट करना है ए प्लस बी की फॉर्म के अंदर। ए तो मेरे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा भी अननोन नंबर है, हमने लैम्डा की वैल्यू लाजमी फाइंड आउट करनी है। चलो जी, अब मैं क्या करता हूं, मुझे बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू तो मैंने निकाली इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इसी तरह मैं बी की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल ले, तो इस इक्वेशन में पुट करके पुट इन 1, इससे ए को 1 में रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे प्लस 3 लैम्डा के बराबर प्लस वेक्टर बी, ये ए की वैल्यू, ये बी आ गया, इज इक्वल टू ये वेक्टर मेरे पास आ जाएगा 5i प्लस 2j, ठीक है। ए तो आ चुका, यहां से मैं बी की वैल्यू निकालूंगा, ये उधर जाके टर्म्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो बी मेरे पास आ जाएगा, पहले मैं ये वैल्यूज लिखूंगा 5i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। ये टर्म्स हो जाके माइनस होगा, माइनस 2 लैम्डा आई, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा जे, ये माइनस प्लस है तो इधर आके माइनस 3 लैम्डा के बराबर। ये आई कंपोनेंट, ये आई कंपोनेंट, तो बी वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 लैम्डा आई के बराबर। इसमें से आई कॉमन आ गया, इसमें से जे कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, ये चीज आ जाएगी 2 प्लस लैम्डा, इसमें से के कॉमन लेते हैं, ये चीज आ जाएगी, इसे कह देते हैं थर्ड इक्वेशन। क्योंकि मुझे यू को स्प्लिट करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ये ए आ चुका है, ये बी आ चुका है, लेकिन अभी इधर हमारे पास अननोन नंबर है लैम्डा। अगर लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा ए और बी, और ए और बी को ऐड करेंगे वो यू के इक्विवेलेंट ही होगा। इस कंडीशन को मैंने यूज कर लिया, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। आगे क्या था, जो दूसरा वेक्टर है बी एंड अदर इज परपेंडिकुलर, अदर वेक्टर कौन सा था बी, वो परपेंडिकुलर किस पर है वी पर, तो दूसरी इस कंडीशन को अब यूज करेंगे, सिंस बी इज परपेंडिकुलर टू वी के इक्विवेलेंट, तो दिस इंप्लाइज बी डॉट वी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो बी की वैल्यू तो ये है मेरे पास, इसको लिखते हैं यहां पर, रीराइट करते हैं 5 माइनस 2 लैम्डा आई प्लस 2 प्लस लैम्डा जे प्लस माइनस 3 लैम्डा के बराबर। ये तो मेरे पास आ गया वेक्टर वी। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, इस वेक्टर वी के साथ। जब वी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के, किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, ठीक है। ये 0 के बराबर है। डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2, जे कंपोनेंट को जे के साथ 2 प्लस लैम्डा इंटू -1 प्लस के कंपोनेंट को के के साथ -3 लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं -3 लैम्डा के बराबर आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज आती है इस इक्वेशन की। सॉरी यहां पर 3k है, इसको 3k कर लेते हैं हम। जब ये 3 होगा तो ये बनेगा 9 और ये भी क्या आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बनती है इस इक्वेशन की
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए पहले मैं लैम्डा की वैल्यूज को सॉल्व करता हूं। लैम्डा आ जाएगा -14, लैम्डा इसको और इसको और इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नॉन जीरो नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -1 के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये -1 है, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 हो जाके प्लस हो जाएगा 14 लैम्डा 1 के बराबर। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/14। लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। हमें तो u को स्प्लिट करना है a और b की फॉर्म के अंदर। a वेक्टर ये था और b वेक्टर ये है, इसमें अननोन नंबर लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू हमने इस कंडीशन, इन दो कंडीशन की मदद से मालूम कर ली है, पैरेलल और परपेंडिकुलर की मदद से। अब लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में और 3 में रिप्लेस करेंगे तो हमें वो वेक्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमने u को स्प्लिट करना था सम ऑफ 2 वेक्टर्स के अंदर। तो ये आ जाएगा पहला, देयरफॉर पहले a को फाइंड करते हैं। देयरफॉर 2 बिकम्स इक्वेशन नंबर 2, इसमें लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। इसमें जब लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा a 2 इंटू -1/14 i के बराबर, माइनस बाहर है तो -1/14 j प्लस 3 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या -1/14 के आ जाएगी। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा -1/7i, ये हो जाएगा +1/14 j -3/14 k, ठीक है। एक तो ये आंसर आ गया मेरे पास। एंड 3 बिकम्स, क्योंकि b की वैल्यू भी निकालनी है तो b मेरे पास यहां पर है, b को भी सिंप्लीफाई करते हैं तो b बराबर है 5 - 2 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या है -1/14 और बाहर क्या आ जाएगा मेरे पास i, और उसके बाद अब +2 प्लस -1/14, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/14। बल्कि इसको लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं इसे। ये j आ जाएगा, लास्ट में k की वैल्यू प्लस -3 लैम्डा, -3 लैम्डा -1/14, तो साथ में बाहर क्या आ जाएगा k। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस ये कैंसिल हो गया 1/7i प्लस, और ये आ जाएगा 2 -1/14 j, और ये आ जाएगा +3/14। 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस प्लस। अब इसको फ्रैक्शनल वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो ये b मेरे पास बनेगा फाइनली 36/7i के बराबर। ये हो जाएगा मेरे पास 28 - 1 27/14 j 42, तो 42 में प्लस 39/14 k। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, क्योंकि हमने u को स्प्लिट कर दिया a के अंदर और b के अंदर, तो ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा इस पार्ट का। जब आप इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे a और b को, आपको u ही ये मिलेगा, तो आपका आंसर भी वेरीफाइड होगा। लेकिन हमने वेरीफाइड नहीं करना, इस क्वेश्चन के अंदर उसने जस्ट कहा है कि आपने उस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है इसे स्प्लिट करना है सम ऑफ 2 वेक्टर्स, तो हमने जो कंडीशंस गिवन थी पैरेलल परपेंडिकुलर की, तो उसे हमने स्प्लिट कर दिया।